नमस्कार। आज हम एक ऐसी कृति पर बात करने वाले हैं जिसका भारतीय समाज और सोच पर आप कह सकती हैं बहुत गहरा असर रहा है। हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी नरसू पोकला की 1922 में आई किताब जाति का अध्ययन यानी अ स्टडी ऑफ कास्ट की। ये सिर्फ कोई एकेडमिक स्टडी नहीं थी, बल्कि उस समय के हिसाब से देखें तो एक बहुत ही क्रांतिकारी दस्तावेज था। बिल्कुल सही कहा आपने। इसे अक्सर भारत में जो जाति व्यवस्था है उसकी शुरुआती और शायद सबसे तीखी तर्कवादी आलोचनाओं में गिना जाता है। ये किताब महज एक विश्लेषण नहीं थी, बल्कि एक तरह का कह सकते हैं बौद्धिक विद्रोह था उस समय का। और देखिए, आज जो हम ये बातचीत कर रहे हैं ये विशाल की तरफ से दी गई एक डिटेल्ड बुक रिव्यू स्क्रिप्ट पर आधारित है। हमारा इरादा ये है कि इस किताब के जो मूल विचार हैं उनको समझें, उनको निचोड़ें और ये भी समझें कि ये अपने समय में इतनी अहम क्यों थी और कैसे इसने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे बड़े विचारकों की सोच पर असर डाला। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ विचारों को ही नहीं बल्कि उस तरीके को भी समझना जरूरी है जिससे नरसू ने अपनी बात रखी। उन्होंने जैसे भावनात्मक अपील नहीं की, उसकी जगह तर्कों का, ऐतिहासिक विश्लेषण का और नैतिक दलीलों का सहारा लिया, जो उस दौर में एक काफी नई बात थी। उन्होंने जो प्रचलित धारणाएं थी ना, उनको सीधे चुनौती दे दी। सोचिए जरा, 1922 का भारत, वो समय जब जातिगत भेदभाव समाज के रेशे रेशे में समाया हुआ था, और ऐसे माहौल में कोई व्यक्ति उठकर खड़ा हो और तर्क और सबूतों के आधार पर इस पूरी व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा कर दें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। चलिए इस किताब की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खास था। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेखक से ही। ये लक्ष्मी नरसू पोकला आखिर थे कौन? क्या परिचय है इनका? जी, लक्ष्मी नरसू पोकला, जिनका पूरा नाम अगर देखें तो पोकला लक्ष्मी नरसैया था। वो दक्षिण भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक थे, समाज सुधारक थे और प्रखर तर्कवादी, रैशनलिस्ट। उन्हें विज्ञान, दर्शन, समाजशास्त्र इन सब में गहरी रुचि थी और वो बौद्ध धर्म के भी अध्येता थे। खासकर बौद्ध धर्म के जो तर्कसंगत और नैतिक पहलू हैं, उनमें उनकी बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें जाति व्यवस्था और उससे जुड़े जो उत्पीड़न थे उसका गहरा अनुभव भी था और ज्ञान भी, और वो इसके बहुत मुखर आलोचक बन गए। जाति का अध्ययन उनकी सबसे जानी मानी किताब है जो 1922 में आई। इसे महज एक किताब नहीं बल्कि जैसा आपने कहा, सामाजिक असमानता के खिलाफ एक बौद्धिक घोषणा पत्र की तरह देखना चाहिए। आपने उन्हें तर्कवादी कहा। ये जानना दिलचस्प है कि उस दौर में जो दूसरी सामाजिक आलोचनाएं हो रही थीं, उनके मुकाबले इनके दृष्टिकोण में क्या अलग था? क्या चीज इसे खास बनाती है? हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है मेरे ख्याल से। नरसू ने जाति की आलोचना के लिए धार्मिक भावनाओं या जो पारंपरिक तरीके थे उनका सहारा नहीं लिया। उन्होंने पश्चिमी तर्कवाद, वैज्ञानिक सोच और ऐतिहासिक विश्लेषण का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस विचार को तो सिरे से ही खारिज कर दिया कि जाति व्यवस्था भगवान ने बनाई है या ये कोई प्राकृतिक नियम है। उन्होंने इसे पूरी तरह से एक मानव निर्मित, एक सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के रूप में पेश किया, जिसे कुछ खास वर्गों ने अपने फायदे के लिए बनाया और उसे कायम रखा। ये उस समय के लिए एक बहुत ही बोल्ड और आधुनिक दृष्टिकोण था। हाँ, ये समझना भी जरूरी है कि ये किताब किस माहौल में लिखी गई थी। 1920 के दशक की शुरुआत का भारत वो कैसा था? उस ऐतिहासिक संदर्भ को थोड़ा और बताएंगे। जरूर जरूर। देखिए, 1920 का जो दशक था वो भारत के लिए काफी उथल-पुथल का समय था। एक तरफ तो ब्रिटिश शासन था, दूसरी तरफ आज़ादी का आंदोलन भी जोर पकड़ रहा था। साथ ही साथ सुधार की भी कई लहरें चल रही थी, जैसे विधवा पुनर्विवाह पर, शिक्षा पर, अस्पृश्यता निवारण जैसे मुद्दों पर बहस हो रही थी। लेकिन इन सबके बावजूद जो जाति व्यवस्था थी उसकी पकड़ समाज पर बेहद मजबूत थी। ये सिर्फ कोई सामाजिक ऊंच नीच का मामला नहीं था, ये तो धर्म, रोजगार, शिक्षा, पानी के स्रोत, रहने की जगह, शादी ब्याह, जीवन के हर पहलू को कंट्रोल करती थी। अस्पृश्यता जैसी जो कुप्रथा थी वो अपने चरम पर थी। समाज बहुत गहरे तौर पर बटा हुआ था और स्थिर था, कह सकते हैं। तो ऐसे कट्टर माहौल में जहां जाति को धर्म और परंपरा का एक तरह से कवच मिला हुआ था, इस तरह की किताब लिखना, ये तो सीधे सीधे जो स्थापित मान्यताएं थी उनको चुनौती देना हुआ। ये कितना जोखिम भरा रहा होगा उस समय? बहुत ज्यादा जोखिम भरा। ये सिर्फ अलोकप्रिय होने की बात नहीं थी, ये खतरनाक भी हो सकता था। जाति व्यवस्था को देवीय या स्वाभाविक मानने वाली जो रूढ़िवादी ताकतें थीं,
वो बहुत शक्तिशाली थीं। उन पे सवाल उठाना, खासकर हिंदू धर्म ग्रंथों और परंपराओं की आलोचना करना, इससे सामाजिक बहिष्कार हो सकता था या उससे भी बुरे परिणाम हो सकते थे। तो नरसू ने जो किया वो सिर्फ एक बौद्धिक साहस नहीं था, वो एक तरह का सामाजिक दुस्साहस था। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे की जड़ पर प्रहार किया। चलिए अब सीधे किताब के अंदर चलते हैं। इसके जो मुख्य विषय हैं वो क्या है? जाति की उत्पत्ति को लेकर नरसू का क्या तर्क था? उनका मुख्य आर्ग्यूमेंट क्या था? नसू ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि जाति जो है वो ईश्वर की देन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये मनुष्यों द्वारा, और खासकर उन्होंने ब्राह्मण वर्ग का जिक्र किया, उनके द्वारा अपनी सामाजिक और राजनीतिक सत्ता बनाए रखने और जो संसाधन है उन पर कब्जा करने के लिए गढ़ी गई एक व्यवस्था है। उन्होंने वेदों और स्मृतियों का हवाला भी दिया और दिखाया कि कैसे समय के साथ इस व्यवस्था को और जटिल और कठोर बनाया गया। वर्ण व्यवस्था, जिसे अक्सर जाति का आधार बताया जाता है, उसे भी उन्होंने एक सामाजिक मिथक, सोशल मिथ कहा, जिसका वास्तविकता से ज्यादा लेना देना सत्ता की संरचना से था। तो उनका विश्लेषण काफी ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय था। और धर्म के साथ जाति के रिश्ते पर उनकी क्या टिप्पणी थी? ये अक्सर एक बहुत ही संवेदनशील पहलू होता है। स्रोत स्क्रिप्ट इस बारे में क्या बताती है? हाँ बिल्कुल, संवेदनशील होता है और नरसू इस पर बात करने से कतराए नहीं। स्रोत के अनुसार उन्होंने हिंदू धर्म की, खासकर जो उसकी ब्राह्मणवादी व्याख्याएं थी, उनकी तीखी आलोचना की। उनका मानना था कि धर्म ग्रंथों और धार्मिक संस्थाओं का इस्तेमाल किया गया किस लिए? जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच को वैधता देने के लिए, उसे एक तरह की डिवाइन सैंक्शन, दैवीय स्वीकृति दिलाने के लिए। उन्होंने तर्क दिया कि धर्म ने लोगों को तर्क करने से रोका और उन्हें इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। पर यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है, जैसा स्रोत सामग्री में दिया है, ये नरसू के विचार हैं। हम सिर्फ उन्हीं विचारों को यहाँ रख रहे हैं। हमारा मकसद किसी धर्म विशेष की आलोचना करना नहीं, बल्कि नरसू के विश्लेषण को समझना है। हाँ, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। ये वाकई एक तीखा विश्लेषण है। अच्छा, तो यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने सिर्फ उत्पत्ति और धार्मिक जुड़ाव की ही बात नहीं की होगी। सामाजिक नैतिकता और जो मूल्य होते हैं उन पर जाति के प्रभाव के बारे में उनका क्या कहना था? समाज पर इसका क्या असर होता है उनके हिसाब से? जी, ये उनके विश्लेषण का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। नरसू ने इस बात पर जोर दिया कि जाति व्यवस्था जो बुनियादी मानवीय मूल्य हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, उनकी हत्या कर देती है। ये लोगों को जन्म के आधार पर बांटती है, उनमें आपसी घृणा और द्वेष पैदा करती है और सहयोग की जो संभावना होती है उसे खत्म कर देती है। उन्होंने तर्क दिया कि ये ना सिर्फ अनैतिक है, बल्कि ये पूरे समाज के नैतिक पतन का कारण बनती है। क्योंकि जहां जन्म योग्यता से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, वहां सच्ची नैतिकता पनप ही नहीं सकती। ये समाज को अंदर से खोखला कर देती है। और जैसा आपने पहले भी कहा था, उनका पूरा नजरिया काफी वैज्ञानिक और तर्कसंगत था। क्या उन्होंने भावनाओं से हटकर एक तरह से समाजशास्त्रीय विश्लेषण पेश किया कि ये व्यवस्था काम कैसे करती है और इसके परिणाम क्या होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही उनकी खूबी थी। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि जाति बुरी है, बल्कि ये दिखाया कि क्यों बुरी है और इसके ठोस परिणाम क्या हैं। उन्होंने बताया कि कैसे जाति ने ज्ञान के प्रसार को रोका, क्योंकि शिक्षा कुछ ही वर्गों तक सीमित थी। कैसे इसने आर्थिक प्रगति में बाधा डाली, क्योंकि व्यवसायों का चुनाव जन्म से तय होता था, योग्यता से नहीं। कैसे इसने रचनात्मकता और नवाचार को कुंद किया, क्योंकि लोग अपनी जातिगत सीमाओं में बंधे हुए थे। उन्होंने दिखाया कि ये सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं है, बल्कि भारत की जो प्रगति है उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो उनका विश्लेषण भावनात्मक कम था और तथ्यात्मक और तार्किक ज्यादा था। या फिर कोई समाधान भी सुझाया? इस व्यवस्था से निकलने का रास्ता क्या बताया उन्होंने? नहीं, वो सिर्फ समस्या गिनाने वालों में से नहीं थे। किताब का जो मुख्य स्वर है वो जाति के पूर्ण उन्मूलन का है, सुधार का नहीं, बल्कि उसे जड़ से खत्म करने का। नरसू का ये पक्का विश्वास था कि भारत तब तक एक आधुनिक और प्रगतिशील राष्ट्र बन ही नहीं सकता जब तक जाति व्यवस्था मौजूद है। समाधान के तौर पर उन्होंने मुख्य रूप से 3 चीजों पर जोर दिया। पहला, आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक शिक्षा का प्रसार। दूसरा, कानून के सामने पूरी समानता, जहां जन्म का कोई महत्व ना हो। और तीसरा, तर्कसंगत सोच और जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आलोचनात्मक चिंतन, उसको बढ़ावा देना, ताकि लोग पुरानी रूढ़ियों और अंधविश्वासों पर सवाल उठा सकें। उनका मानना था कि ज्ञान और तर्क यही वो हथियार हैं जो जाति के अंधकार को मिटा सकते हैं। अब जरा किताब की शैली पर भी बात कर लेते हैं। स्रोत स्क्रिप्ट के अनुसार इसकी लेखन शैली कैसी है? क्या आज के पाठक के लिए इसे पढ़ना आसान है? स्रोत बताता है कि शैली काफी सीधी है, बेबाक है और दृढ़ है।
नरसू अपनी बात बहुत तीखेपन और स्पष्टता से रखते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के। भाषा अंग्रेजी है और तर्कों का जो प्रवाह है वो काफी कसा हुआ और तार्किक है। इसमें कोई भावनात्मक अपील या साहित्यिक सजावट ज्यादा नहीं है। ये ज्यादा विश्लेषणात्मक है और विवादास्पद है। जैसा स्रोत में भी कहा गया है, ये एक अकेडमिक ग्रंथ से ज्यादा एक घोषणा पत्र, एक मैनिफेस्टो जैसा लगता है, जिसमें एक तात्कालिकता और एक गहरे यकीन की भावना झलकती है। पाठक को यह सीधी चोट करती हुई महसूस हो सकती है। हर कृति की अपनी कुछ खूबियां होती हैं और कुछ सीमाएं भी। स्रोत स्क्रिप्ट में इस किताब के मूल्यांकन का भी जिक्र है। इसकी मुख्य ताकतें क्या बताई गई हैं? हाँ, मूल्यांकन भी दिया गया है। सबसे बड़ी खूबी तो इसका वो असाधारण साहस ही है। 1922 में जाति और धर्म पर इतने बुनियादी सवाल उठाना, जैसा हमने पहले बात की, कोई मामूली बात नहीं थी। दूसरी बड़ी खूबी है इसका डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान विचारक और समाज सुधारक पर पड़ा गहरा प्रभाव। अंबेडकर ने खुद अपनी रचनाओं में नरसू का जिक्र किया है, जो इस किताब की बौद्धिक शक्ति और इसके महत्व को साबित करता है। और तीसरी खूबी है इसका वो सुसंगत तर्कवादी और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, जिसने जाति की समस्या को एक नए नजरिए से देखने का रास्ता खोला। और क्या स्रोत स्क्रिप्ट में कुछ कमजोरियों या सीमाओं का भी उल्लेख है? हाँ, कुछ सीमाएं भी बताई गई हैं। पहली बात तो ये कि 20वीं सदी की शुरुआत की जो अकादमी अंग्रेजी है, वो आज के पाठकों को शायद थोड़ी जटिल या सघन लग सकती है। दूसरी बात, हिंदू धर्म और उसके ग्रंथों की जो तीखी, लगभग एक तरफा आलोचना है, उसे कुछ पाठक या आलोचक शायद पूर्वाग्रहपूर्ण मान सकते हैं या उससे असहमत हो सकते हैं। स्रोत ये भी इशारा करता है कि किताब विश्लेषण पर ज्यादा केंद्रित है और समाधानों पर शायद उतनी विस्तृत चर्चा नहीं करती जितनी कुछ पाठक उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि ये भी तर्क दिया जा सकता है कि उस समय समस्या का इतना गहरा और निडर विश्लेषण करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम था। फिर से ये मूल्यांकन स्रोत स्क्रिप्ट पर आधारित हैं, ये स्पष्ट करना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इस किताब की विरासत क्या रही? आज हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो इसका लंबे समय का महत्व क्या नजर आता है? इसकी विरासत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत। जैसा कि बताया, डॉक्टर अंबेडकर पर इसका प्रभाव शायद सबसे बड़ा प्रमाण है। अंबेडकर ने जाति का विनाश यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जैसे अपने मौलिक काम में नरसू के तर्कों का इस्तेमाल किया। यह दिखाता है कि नरसू ने उस बौद्धिक जमीन को तैयार करने में मदद की, जिस पर बाद में अंबेडकर ने जाति विरोधी आंदोलन का वो विशाल ढांचा खड़ा किया। इसे आधुनिक जाति विरोधी साहित्य का एक आधार स्तंभ या कह सकते हैं अग्रदूत माना जाता है। इसने भविष्य के लेखकों और कार्यकर्ताओं के लिए एक तर्कसंगत ढांचा दिया। और सबसे अहम सवाल, क्या ये किताब आज भी प्रासंगिक है? आज के समय में 100 साल से ज्यादा पुरानी ये कृति आज के भारत के लिए क्या मायने रखती है? निश्चित रूप से प्रासंगिक है। देखिए, कानूनी तौर पर भले ही जातिगत भेदभाव समाप्त हो चुका है, लेकिन जो सामाजिक यथार्थ है वो बहुत अलग है। आज भी जाति हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है। राजनीति में दिखती है, सामाजिक संबंधों में, आर्थिक अवसरों में, यहां तक कि हिंसा के रूप में भी। हो सकता है उसके रूप बदल गए हों, वो ज्यादा छिपी हुई या जटिल हो गई हों, लेकिन उसका अस्तित्व तो बरकरार है। इसलिए नरसू द्वारा उठाए गए जो मुद्दे हैं, जाति की वो मानव निर्मित प्रकृति, समानता का महत्व, तर्कसंगत सोच की जरूरत, ये आज भी उतने ही, बल्कि शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि ये लड़ाई कितनी पुरानी है, कितनी गहरी है और अभी भी कितनी अधूरी है। स्रोत स्क्रिप्ट में पुस्तक को एक ओवरऑल रेटिंग भी दी गई है, जो शायद इसके महत्व को दर्शाती है। हाँ, स्रोत स्क्रिप्ट इसे 4.75 की बहुत ऊंची रेटिंग देती है। इसे जाति विरोधी साहित्य का एक क्लासिक माना गया है, साहसी, बौद्धिक रूप से उत्तेजक और अपने समय के लिए क्रांतिकारी। तो निष्कर्ष यही है कि ये किताब न केवल भारत के सामाजिक इतिहास को समझने के लिए जरूरी है, बल्कि वर्तमान में जो जातिगत असमानताएं जारी हैं, उन पर गंभीरता से विचार करने के लिए भी एक अनिवार्य पाठ है। तो इस सारी बातचीत का अगर हम सार निकालें तो लक्ष्मी नरसू की जाति का अध्ययन महज एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। 1922 में इसने तर्क, तथ्यों और जबरदस्त साहस के साथ जाति व्यवस्था की जड़ों पर गहरा प्रहार किया। इसने न केवल जाति की सामाजिक राजनीतिक संरचना को उजागर किया, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे भविष्य के नायकों के लिए एक वैचारिक आधार भी तैयार किया। बिल्कुल, ये किताब इस बात का एक सशक्त प्रमाण है कि जो गहरे बैठे हुए सामाजिक अन्याय होते हैं, उनको चुनौती देने के लिए बौद्धिक स्पष्टता, तर्कसंगत विश्लेषण और अदम्य साहस की कितनी ज्यादा जरूरत होती है।
नरसू ने दिखाया कि कैसे विचार भी क्रांति ला सकते हैं। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाती है कि 100 साल से ज़्यादा पहले इतनी स्पष्टता से जिन समस्याओं को उजागर किया गया था, वे आज भी हमारे समाज में इतनी गहराई से क्यों मौजूद हैं? ये सचमुच एक गहरा चिंतन का विषय है। कानून बना देना एक बात है, लेकिन सदियों से चली आ रही जो सामाजिक संरचनाएं हैं, मानसिकताएं हैं, पूर्वाग्रह हैं, उनको बदलना कितना मुश्किल है, ये नरसू की किताब की जो निरंतर प्रासंगिकता है वो हमें दिखाती है। ये चुनौती आज भी हमारे सामने जस की तस खड़ी है। आज इस महत्वपूर्ण कृति पर इतनी गहन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये विश्लेषण हमारे श्रोताओं को लक्ष्मी नरसू के काम और उनके विचारों की प्रासंगिकता को समझने में मदद करेगा।